अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कारगिल विजय दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई। जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास सेक्टर में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में मिली जीत की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई चौकियों को सफलतापूर्वक वापस ले लिया था। लेकिन 60 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सैन्य बलों के 500 से ज़्यादा जवानों ने अपनी शहादत भी दी थी। आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपको कारगिल युद्ध की कुछ बड़ी बातों से अवगत कराते हैं। देखा जाए तो कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ कोई नई बात नहीं थी, लेकिन भारत को यह नहीं पता था कि इस बार आतंकवादी नहीं पाकिस्तानी सेना घुसपैठ कर रही है। भारतीय सेना को जैसे ही पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश का पता चला, ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया गया। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और पाकिस्तानी सेना को भारतीय चोटियों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह विजय आसानी से नहीं मिली थी। हमारे 20, 22, 25 साल के जवानों ने इस विजय के लिए और अपने देश की धरती की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों की चोटियों पर लड़ा गया यह युद्ध दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। देखा जाए तो कारगिल में युद्ध की नौबत इसलिए आई क्योंकि 160 किलोमीटर के दायरे में हमारे निगरानी तंत्र की विफलता के चलते वहां पाकिस्तानी सेना घुस आई थी और हमारी कई चौकियों पर कब्जा जमा लिया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने मुख्यतः उन भारतीय चौकियों पर कब्जा जमाया था जिनको भारतीय सेना की ओर से सर्दियों के मौसम में खाली कर दिया जाता था। कारगिल की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल से पाकिस्तान को खदेड़कर वहां तिरंगा फहराते भारतीय सैनिकों की तस्वीरें आपके जेहन में ताजा होंगी। लेकिन ऊपर बैठकर गोली बरसा रहे पाकिस्तानी सैनिकों से इस क्षेत्र को छुड़ाना कोई आसान काम नहीं था। भारतीय जवानों के लिए सबसे मुश्किल बात यह थी कि वह नीचे थे और दुश्मन ऊंचाई पर बैठकर हमें साफ साफ देख भी रहा था और गोलियां बरसाकर नुकसान भी पहुंचा रहा था। कल्पना करके देखिए कि ऐसे में क्या माहौल होगा जब दुश्मन के गोले और गोलियों से बचते हुए हमारे जवानों के सामने ऊपर चढ़ने की कठिन चुनौती भी है, रसद और गोला बारूद भी साथ लेकर जाना है, दुश्मन को ठिकाने भी लगाना है और उस समय सेना के पास आज की तरह रात में देख सकने वाले अत्याधुनिक उपकरण और कई अन्य प्रकार के साजो सामान नहीं होते थे। कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां हिम्मत दिखाते हुए बस जवानों को आगे बढ़ते जाना था। हमारे जवानों को आड़ लेकर या रात में चढ़ाई कर ऊपर पहुंचना होता था, जो कि बहुत जोखिमपूर्ण था। कारगिल की लड़ाई आखिर क्यों हुई, यह सवाल आने वाली पीढ़ी जरूर पूछेगी। दरअसल पाकिस्तानी सेना के मन से यह टीस कभी नहीं गई कि उसे हर बार भारत के साथ युद्ध में हार झेलनी पड़ी। वह सीधे मुकाबले से बचते हुए धोखे से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान कहने को तो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां मालिक सेना ही है और इसी पाकिस्तानी सेना ने भारत से एक और युद्ध की तैयारी अंदर ही अंदर 1998 में शुरू कर दी थी। थोड़ा विस्तार में जाते हुए आपको उस समय के राजनीतिक माहौल के बारे में बताते हैं। कारगिल युद्ध से ठीक एक साल पहले 1998 में भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद मई महीने में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी परीक्षण किया और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया। लेकिन अटल जी तो शांति प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने दुश्मनी भरे माहौल को दोस्ती में बदलने का निर्णय लिया और बस से यात्रा कर लाहौर पहुंचे, जहां तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका भव्य स्वागत किया। देखा जाए तो उस समय पाकिस्तान के हर राजनीतिज्ञ ने अटल जी के इस कदम की तारीफ की और सराहा, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में बैठे वहां के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मुशर्रफ की नाराजगी तभी सामने आ गई थी जब भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए मुशर्रफ ने अटल जी का अभिवादन नहीं किया था। एक और अटल जी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ
लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुशर्रफ कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ करा रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने यह घुसपैठ ऑपरेशन बद्र के तहत करवाई थी और उसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। मुशर्रफ ने यह घुसपैठ इतने गुपचुप तरीके से करवाई थी कि तत्कालीन पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री तक को इसकी खबर बाद में पता चली थी। जब भारत में यह बात जग जाहिर हुई कि कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ हो चुकी है, तो अटल जी पाकिस्तान के इस धोखे से स्तब्ध थे। यह उनकी ओर से बढ़ाए गए दोस्ती के हाथ में छुरा घोंपने जैसा था। उन्होंने मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक बुलाई और कुछ देर बाद ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और पाकिस्तानी सेना को भारतीय चोटियों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 26 जुलाई को वह दिन आया जिस दिन सेना ने इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया। कारगिल की लड़ाई सेना और वायुसेना के आपसी समन्वय और सम्मिलित प्रयास का भी अनुपम उदाहरण है। कारगिल के युद्ध में जहां भारतीय सेना की बोफोर्स तोपें दुश्मनों पर कहर बनकर ढा रही थी, तो 30 वर्ष बाद 1999 में ऐसा समय आया था जब भारतीय वायुसेना को हमले करने के आदेश दिए गए थे। दरअसल कारगिल की लड़ाई में भारतीय जवान बड़ी संख्या में शहीद होते जा रहे थे, जिससे तत्कालीन एनडीए सरकार को आलोचना झेलनी पड़ रही थी। तब 25 मई 1999 को दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ हवाई हमले किए जाएंगे। इसके बाद कारगिल युद्ध में वायुसेना के 300 विमानों को शामिल किया गया था। वायुसेना की मदद मिलने से हमारी सेना की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी। कारगिल युद्ध से जुड़ी एक और ख़ास बात यह है कि आज़ादी के बाद यह पहली ऐसी लड़ाई थी जिसकी तस्वीरें टीवी समाचार चैनलों के माध्यम से घर घर तक पहुंच रही थी और भारतीयों में पाकिस्तान के विरोध में गुस्सा उबाल ले रहा था। भारतीय सेना जब धड़ाधड़ पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाई जा रही थी, तो नवाज शरीफ की सरकार भी हिल गई थी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को मदद मांगने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिलने के लिए वाशिंगटन भागना पड़ा था। हम आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 2700 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। इस लड़ाई में पाकिस्तान को 1965 और 1971 से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। खैर, वाशिंगटन पहुंचकर नवाज शरीफ ने जब अपनी सेना की पिटाई की बात बिल क्लिंटन को बताई, तो उन्होंने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन लगा दिया और कहा कि आप भी यहाँ आ जाइए, बैठकर बातें करते हैं। लेकिन अटल जी ने साफ इनकार कर दिया था। तब बिल क्लिंटन ने बताया कि परेशान पाकिस्तानी सेना भारत पर परमाणु हमला भी कर सकती है, तो अटल जी ने साफ कह दिया कि पाकिस्तानी सेना यदि ऐसा करेगी तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। कारगिल युद्ध के समय देश में जहां एक और पाकिस्तान की ओर से मिले धोखे के कारण आक्रोश का माहौल था, वहीं जब लगभग रोजाना देश के किसी हिस्से में कारगिल में शहीद हुए जवानों का पार्थिव शरीर पहुंचता था, तो गम का माहौल भी हो जाता था। बहरहाल, कारगिल की विजय एक और जहां हमारी सेना के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान से मिली, वहीं हमारी तत्कालीन सरकार के दृढ़ रुख का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सबसे खास योगदान हर भारतीय ने दिया, जो एकजुट होकर मुश्किल समय में देश और सेना के साथ डटकर खड़ा रहा। हर शहीद परिवार के लिए मदद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीमा पर जाकर मर मिटने की खातिर लोग घरों से निकलने को आतुर दिखे। देखकर अच्छा लगता है कि पूरा देश एकजुट होकर कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देता है। लेकिन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब प्रत्येक भारतीय के मन में भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने का भाव पैदा होगा। तिरंगे की आन बान और शान को बरकरार रखना हर भारतीय का फर्ज है। साथ ही हमें शहीदों के परिवारों की भी सुध सदैव लेते रहने की आवश्यकता है। जय हिंद।